एवरीबॉडी गुड आफ्टरनून टू ऑल। एज यू नो कि हम साथ में द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के रिगार्डिंग डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अब तक हमने इसमें पार्ट 5 तक ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो आज पार्ट 6 होना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के रिगार्डिंग उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो एज यू नो कि हम साथ में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ होता है, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हो। बट फिर भी अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो अपने बेयर एक्ट से रेफ़र कर सकता है। तो देखो अब तक हमने इसमें पार्ट 5 तक कवर कर लिया है। डैट मीन्स कि हमने यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हें सॉल्व कर लिया है। तो आज हम यहाँ से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो इस सेशन का आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज़। तो कोई ऐसा एग्रीमेंट अगर आप किसी इम्पॉसिबल एक्ट को करने के लिए करते हो तो ऐसे एग्रीमेंट वाइड हो जाते हैं। तो इसके लिए एक जो प्रोविज़न है वो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 56 में दे रखा है। ठीक है, तो एक बार हम सेक्शन 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का देखते हैं। तो देखो एज पर सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो सेक्शन 56 क्या है हमारा, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। ठीक है, तो एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन सेल्फ इज वाइड, है ना। अगर कोई आप एग्रीमेंट करते हो किसी इम्पॉसिबल एक्ट के लिए तो वो खुद में ही वाइड हो जाता है। तो सेक्शन 56 हमारा यही कहता है। ठीक है, तो यहीं से आपका निकल कर मतलब सेक्शन 56 से ही हम डिराइव कर सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है। तो अगर हम इसके लिए लैंडमार्क केस को देखें तो सबसे पहला इंडियन लैंडमार्क केस अगर आप देखोगे एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट के लिए, वो है हमारा सत्य भारत घोष वर्सेस मंगनी राम का केस, जो कि 1954 का केस है। तो अगर आप इंडियन टर्म में देखोगे तो उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इंडियन केस टू यूज डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, है ना। इसको हम क्या कहते हैं इंडिया के टर्म में, डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो इसके लिए जो हमारा लैंडमार्क केस है, पहला लैंडमार्क केस वो भी इंडियन, वो क्या है, सत्य भारत घोष वर्सेस मंगनी राम 1954 का केस है। वैसे अगर हम देखा जाए तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का जो केस है ना, इंग्लिश कॉमन लॉ से हमारा ये बेयर एक्ट आया ना यार, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो वहाँ के टर्म में अगर आप देखोगे तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के लिए हमारा लैंडमार्क केस है वो टेलर वर्सेस कैडवेल का केस है। ठीक है, ठीक है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है इन अ माइनर्स एग्रीमेंट। तो देखो किसी भी माइनर के एग्रीमेंट में क्या हो सकता है। तो देखो अगर माइनर एग्रीमेंट, तो इसके लिए अगर आपको सेक्शन देखना है तो आप सेक्शन 11 देखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सेक्शन 11 क्या कहता है, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना। सेक्शन 11 में ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन लायक है, कौन 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 कंपैटिबल है ना। हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो सेक्शन 11 देखो क्या है, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11 में डिफाइंड है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ एज ऑफ मेजॉरिटी। एज ऑफ मेजॉरिटी मतलब 18 साल के ऊपर वाला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड। पहले उसे 18 साल का होना चाहिए या फिर उसके ऊपर का, और दूसरा वो साउंड माइंड का होना चाहिए। तीसरा क्या, नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ, है ना। तो ऐसे लोग को ही हम क्या कहते हैं कि ये कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो 3 एसेंशियल है, क्या क्या, 18 साल का होना चाहिए, 18 साल या उससे ऊपर का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और उन्हें इंडिया का जो लॉ है उन्हें डिस्क्वालीफाई ना करता हो। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप लैंडमार्क केस देखोगे तो वो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस है, जो कि 1903 का केस है। ठीक है, तो देखो माइनर के एग्रीमेंट में माइनर जो है वो स्टॉप नहीं किया जा सकता प्लीड करने से, है ना। अगर आप कोई माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो तो माइनर जो है, माइनर को स्टॉप्ड मतलब क्या होता है, उसे कानूनी रूप से रोका नहीं जा सकता कि वो प्लीड करे अपने मैटर को। तो ठीक है, इन कोर्ट ऑफ लॉ।
तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दूसरा क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। ठीक है, माइनर्स के साथ एग्रीमेंट करते हो तो पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप देखा वो माइनर है, दैट मीन्स कि वो 18 साल से नीचे है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हमारा वाइड हो जाएगा। एंड अगर माइनर चाहे तो वो प्लीड कर सकता है अपने मैटर को इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो इसमें ये दोनों सही हो जाएगा। माइनर इज स्टॉप्ड फ्रॉम प्लीडिंग हिज माइनॉरिटी, ये वाला ऑप्शन गलत है ना, कानूनी रूप से उसे रोका नहीं जा सकता। ठीक है, अपनी माइनॉरिटी को प्रूव करने के लिए। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू। तो देखो जो सेक्शन 73 ऑफ के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है वो क्या है, कंपनसेशन फॉर लॉस आर डैमेज कॉज्ड बाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसके लिए जो लैंडमार्क केस है, लेट मी शो यू। तो देखो सेक्शन 73 क्या है, कंपनसेशन फॉर लॉस आर डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अगर आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, है ना, तो उससे जो भी लॉस या डैमेज होता है तो उसके लिए जो कंपनसेशन है वो कहाँ पे मेंशन है, मतलब उसके लिए जो प्रावधान दिया गया है वो सेक्शन 73 में दिया गया है। तो इसके लिए जो लैंडमार्क केस है वो हेडली वर्सेस बैकजेंडेल का केस है, 1854 का ये केस है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 73 है ये अप्लाई हो सकता है फॉर सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी, फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के लिए। ठीक है, सेक्शन 73 दोनों पे अप्लाई होता है। यहाँ पे यही पूछ रखा था। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा है, और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड अंडर। तो जो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड होता है अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का देखोगे तो उसमें क्या लिखा है, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। ठीक है, तो बाकी ये सब मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज से मेंशन कर रखा है। तो सेक्शन 28 आप जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का देखोगे तो उसमें क्या मेंशन्ड है, एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, उसे वाइड हो जाएगा, है ना। मतलब ऐसे एग्रीमेंट जिस पे लीगल प्रोसीडिंग का रोक वगैरह हो तो ऐसे एग्रीमेंट वाइड होते हैं। ठीक है, सेक्शन 29 में क्या दे रखा है, एग्रीमेंट वाइड फॉर अनसर्टेनिटी, है ना। ऐसे एग्रीमेंट जिसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा दिख रही हो तो ऐसे भी एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। सेक्शन 31 में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूछा था क्या कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड, ये किस सेक्शन में दे रखा था, ये हमारा सेक्शन 30 में दे रखा था। अगला देखो, एज ऑफ मेजॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज, अभी हमने देखा एज ऑफ मेजॉरिटी हु आर कॉम्पिटेंट टू कोर्ट, सॉरी पहले ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, एज ऑफ मेजॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो एज ऑफ मेजॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन नहीं है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या डिफाइन है, हमने सेक्शन 11 में क्या देखा था, एक सेकेंड देखो, हमने सेक्शन 11 में देखा था हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने ये देखा था कि ऐसा पर्सन, है ना, जो एज ऑफ मेजॉरिटी गेन कर लिया हो एज अकॉर्डिंग टू द लॉ, वो मेजॉरिटी में आएगा। ठीक है, तो मेजॉरिटी का जो एज है वो 18 साल है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल, है ना। तो एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है, 18 साल है। बट ये जो बात है कि एज जो है मेजॉरिटी का वो 18 साल है, वो कहाँ पे मेंशन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट करके एक एक्ट है 1875 का, उसमें आप जब पढ़ोगे तो ये जो सेक्शन है ना, मतलब ये जो एक्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ मिला के पढ़ा जाता है। तो आप जब इस एक्ट में देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ एज जो है उसके लिए जो लिमिट दी गई है, मतलब ऐसे पर्सन जिन्होंने 18 साल कंप्लीट कर लिया है वो आ जाएंगे एज ऑफ मेजॉरिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या पूछा था, द एज ऑफ मेजॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज 18 साल। नाउ व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स फॉर ए स्पेसिफाइड सम इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ, तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स फॉर ए स्पेसिफाइड सम इन केस ऑफ ब्रीच, तो ये किसके मतलब किसके अकॉर्डिंग्स होगा, इट प्रिस्क्राइब्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लाइबिलिटी, है ना। तो देखो इसके लिए मुझे सेक्शन तो ध्यान में नहीं आ रहा है, बट आप यहाँ पे थोड़े रीजनिंग देख लो। यहाँ पे क्या लिखा है, इन लॉ दिस इज ऑफन रिफर्ड एज लिक्विडेटेड damages clause
इट सेट्स अ प्री अरेंज्ड अमाउंट दैट वन पार्टी विल पे टू द अदर इन इवेंट ऑफ ब्रीच, है ना। यहाँ पे हमने क्या पूछा था कि अगर मान लो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड फॉर स्पेसिफाइड सम, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड सम पहले ही दे दिया गया है ना, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में तो वो क्या कहता है, स्पेसिफाइड सम वो क्या कहता है, वो प्रिस्क्राइब करता है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ लायबिलिटी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ, मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हो तो, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगा, जनरली अवॉर्ड करेगा मोर देन द स्पेसिफाइड सम, ठीक है। यही सब है यहाँ पे। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है एन एग्रीमेंट मेड बाय मिस्टेक इज़, तो अगर मान लो कोई एग्रीमेंट आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट बनाते हो, ठीक है, तो ऐसे एग्रीमेंट वाइड हो जाएंगे। तो इसके लिए जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 20 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखा है। तो जब आप सेक्शन 20 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का देखोगे तो वहाँ पे क्या मेंशन है, लेट मी शो यू। देखो, एग्रीमेंट वाइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज मैटर ऑफ फैक्ट, है ना। तो ऐसे एग्रीमेंट वाइड हो जाएंगे जहाँ पे बोथ पार्टी मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट होगा, है ना। तो वो एसेंशियल, जो कि एसेंशियल होता है एग्रीमेंट के लिए, वही हमारा गलत मेंशन हो, तो ऐसे भी एग्रीमेंट हमारे वाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात सेक्शन 20 में दे रखा है, ठीक है। एन एग्रीमेंट मेड बाय मिस्टेक इज वाइड। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी टिक लगा रखा है। तो माइनॉरिटी माइनस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेटिफाइड ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी इज, सही बात है। माइनर इज नॉट लायबल अंडर माइनस एक्ट, सही बात है, ठीक है। यही दोनों सही है, सेकेंड एंड फोर्थ। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है डैमेजेस मस्ट बी रिलेटेड टू डैमेज, सही बात है। ये आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डैमेज इज डैमेजिंग एंड डैमेजेस आर कंपनसेटिंग, ये भी बात सही है, ये बात तो याद रखना, ठीक है। इसको समझा नहीं पाऊंगा ढंग से। डैमेज यहाँ पे रिफ़र क्या करता है, लॉस को, और यहाँ पे जो डैमेजेस है वो रिफ़र करता है मॉनेटरी कंपनसेशन को। तो यहाँ पे दोनों बात सही है। ऐसे क्वेश्चन दिखे तो दोनों पे ट्रू मार देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें अरेंजमेंट करने को दे रखा है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। ऑफर पहले दिया गया है, फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस दिया गया है, फिर डिमांड ऑफ डैमेज बाय वाई फ्रॉम एक्स, फिर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर बाय वाई। तो देखो सबसे पहले आप क्या करते हो, ऑफर देते हो, डैट मीन्स कि पहले ये आएगा, फिर हमारा क्या होता है, उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है, फिर चौथा आएगा, ठीक है। फिर हमारा आएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो सेक्शन 16 में दे रखा है, तो तीसरा आएगा। देन हमारा आएगा डिमांड ऑफ डैमेजेस। डिमांड ऑफ डैमेजेस की बात करें तो वो सेक्शन 73, 74, 75 में आप देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है एन ऑफर एंड एन एक्सेप्टेंस टू इट मस्ट बी इन द, तो देखो कोई भी ऑफर या फिर कोई भी एक्सेप्टेंस जो है वो हमेशा सेम सेंस में होना चाहिए, ठीक है, सेम सेंस में होना चाहिए, ठीक है। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी फॉर्म्ड देयर मस्ट बी कंसेंसस एड इडेम। कंसेंसस एड इडेम का मतलब क्या होता है, मीटिंग ऑफ माइंड एज पर सेक्शन 13, ठीक है। कंसेंट कहाँ पे डिफाइंड है, सेक्शन 13 में। तो कंसेंट देखो, कंसेंट जो होता है वो सेम सेंस में देना चाहिए, ठीक है। तो एन ऑफर एंड एन एक्सेप्टेंस टू इट मस्ट बी इन द सेम सेंस, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हमारा स्टेटमेंट बेस पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही दोनों स्टेटमेंट सही है। तो अब देखो मैंने टिक लगा रखा है, मतलब ऐसा आए तो आप मार देना। पास्ट कंसिडरेशन इज़ नो कंसिडरेशन अंडर इंग्लिश लॉ, सही बात है। पास्ट कंसिडरेशन इज़ मेड इन पास्ट, ये भी बात सही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है मुझे खुद नहीं पता। इंग्लिश लॉ रिक्वायर्स कंसिडरेशन टू बी एग्जीक्यूटेड, सही बात है, और एग्जीक्यूटरी फ्यूचर, ठीक है, छोड़ो। अब यहाँ पे देखा व्हेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्ट्रक्टेड द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड, ये सेक्शन 56 यहाँ पे अप्लाइज होगा, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट्स अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, सही बात है। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही है, ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट।
अब यहाँ पे देखो हमें अरेंज करने को दे रखा है, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले क्या होता है, हम इनविटेशन देते हैं ऑफ़र के लिए, ठीक है, तो फिर ऑफ़र बनता है, इसके रिगार्डिंग देखना, फिर डैमेज होता है, नुकसान होता है, फिर हमें डैमेजेस, यहाँ पे जो डैमेजेस है हमेशा याद रखना, यहाँ पे यस लग जाए तो मॉनेटरी कंपनसेशन उसका मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पे जो डैमेज है उसका मतलब होता है नुकसान। अब देखो यहाँ पे अगर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे बस मैच द कॉलम कराने को दे रखा है, तो कैपेसिटी किससे मैच होगा, साउंड माइंड से। डैमेजेस हुए हैं तो डैमेजेस का हमने मतलब देखा अभी, यहाँ पे यस लग गया तो कंपनसेटरी कंपनसेशन, तो यहाँ पे कंपनसेशन। रेमेडी है तो ब्रिज, पब्लिक पॉलिसी है तो अनरूली हार्श, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया है। पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है, पब्लिक पॉलिसी हैज ऑफन बीन फेमसली डिस्क्राइब्ड बाय जजेस एज एन अनरूली हार्श, मीनिंग इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन प्रिसाइजली, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी को डिफ़िकल्टली, मतलब ये डिफ़िकल्ट है कि उसको आप प्रिसाइजली डिफाइन कर पाओ। पब्लिक पॉलिसी एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है। इसमें देखो ये वाला जो है वो बस करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। दिस वन, पहले देखो नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेक्शन 62 में दे रखा है, सही बात है। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस सेक्शन 38 में दे रखा है, सही बात है। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन सेक्शन 23 में दे रखा है, सही बात है। बट जो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग जो है वो यहाँ पे सेक्शन 29 लिखा था, तो इसलिए मैंने कट किया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही था एज पर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप इस प्रोविज़न को देखो तो ये सेक्शन 23 में दे रखा है। सो दैट्स फॉर टुडे, आगे हम और करते रहेंगे सॉल्व। सो थैंक यू।